पिछली बार हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था वॉइड एग्रीमेंट्स। आप लोगों ने बुक से पढ़ा है थोड़ा बहुत, और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। वॉइड एग्रीमेंट्स हम पढ़ रहे थे, जो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे चल रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और किसी भी एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट होने के लिए, लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। लॉफुल कंसिडरेशन, और कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड नॉट बार्ड बाय एनी लॉ। तो 4 हम देख चुके हैं पहले से। 4 सारे जो 4 टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो 5वां टॉपिक है वो हम देखते हैं कि जो है नॉट बार्ड बाय एनी लॉ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कानून के द्वारा उसे निर्हर घोषित ना किया गया हो। मतलब ये है कि किसी भी कानून के द्वारा ऐसे कोई टॉपिक, जो ऐसे कोई मतलब करार जिन्हें कि शून्य घोषित किया गया हो। तो ऐसे करार कौन से हैं? लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे करार देखे थे कि जैसे कि रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज, विवाह अवरोधक करार। ऐसे करार जो किसी व्यक्ति के एक्सेप्ट माइनर, माइनर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के विवाह पर अवरोध लगाते हो। मतलब उसको ऐसे कोई करार जिसमें किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम शादी नहीं करोगे कभी भी, या इस लड़की से नहीं करोगे। तो इस तरह का कोई भी करार जो किसी व्यक्ति के विवाह पर अवरोध लगाता हो, ऐसे करार शून्य है। इसी तरह से कुछ दूसरा हमने जो देखा था वो था कि व्यापार अवरोधक करार, रेस्टोरेंट ऐसे एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑन लॉफुल बिजनेस। आपने आर्टिकल 19 पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और उसमें स्वतंत्रता के अधिकार में एक स्वतंत्रता ये भी है कि विधिपूर्ण व्यापार व्यवसाय वृद्धि करने का अधिकार। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकता है। किसी से ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम कभी भी जैसे कि आप एडवोकेसी एलएलबी कर रहे हो और आपसे कोई ये करार नहीं कर सकते कि तुम कभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, मतलब लॉ एज ए लॉयर, या कभी भी तुम जुडिशरी का एग्जाम नहीं दोगे, या तुम कभी भी कोई बिजनेस नहीं करोगे। तो ऐसा कोई भी करार जिससे कि किसी व्यक्ति को किसी भी विधिपूर्ण व्यापार व्यवसाय या कोई ऑक्यूपेशन करने पर रोक लगाता है, ऐसे करार भी एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हमने देखा था, पार्टनरशिप में एक्सेप्शंस देखे थे। इस पर्टिकुलर इस सेक्शन में जो एक्सेप्शन देखा था वो भी ये था कि जब गुडविल को सेल किया जाता है तो गुडविल को सेल करते समय क्रेता और विक्रेता के बीच में ऐसा करार हो सकता है जो कि उस तरह के व्यापार की जितनी जैसी उसकी गुडविल है उसके अनुसार उसी तरह के काम को करने पर एक युक्तियुक्त सीमा के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। इसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनर को उस से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए या वो उससे बिजनेस करने से रोका जा सकता है। और कुछ तो आज हम जो तीसरी तरह का जो देख रहे हैं वो करार होता है रेस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, विधिक कार्यवाही करने पर रोक लगाने के करार। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हो, उन फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है विधिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार है ये, विधिक उपचारों का अधिकार। जिसमें आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 32 है, जिसमें कि सीधे कोई व्यक्ति जब जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 226 है जिसमें कि कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। तो जब तक कि उपचार ना हो, अधिकारों की बात जो है वो उसका कोई महत्व नहीं है।
तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि जब भी उसके किसी अधिकार का हनन होता है, जब भी उसके साथ में कुछ अपराध होता है, उसे उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार है और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। ये अधिकार जो है वो भारत के संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को उपलब्ध है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी से ये करार करे कि तुम कभी भी मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाओगे, या जहां की ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ये कहता है कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचूंगा, और बी कहता है कि ठीक है तुम मकान मैं खरीदूंगा और 50 लाख रुपए में खरीदूंगा और 25 लाख मैं एडवांस दूंगा और बाकी के पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में 3 साल में मैं चुका दूंगा। ठीक है। अब बी ये कहता है कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाऊं या मेरे से कोई चूक हो जाए इंस्टॉलमेंट चुकाने में, तो इसके खिलाफ ए जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसा करार जो है वो शून्य होगा। मान लो कि ए और बी के बीच में ऐसा करार हो भी जाता है और बी इंस्टॉलमेंट चुकाने में भूल करता है और ए उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है, तो बी ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे और मेरे बीच में करार हो चुका था कि तुम मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे। ऐसा करार शून्य माना जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने खिलाफ हुए अपने जो भी उसके खिलाफ कोई कमी हुई है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा करार जिसमें कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से रोका जाए, ऐसे करार शून्य होते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को लागू करवा सकता है। ठीक है। तो इस बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 28 है, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के से रोका नहीं जा सकता। ऐसे जो करार होंगे, जो विधिक कार्यवाही के अवरोधक करार हैं, वो शून्य माने जाएंगे। तो धारा 28 में जैसे कि ये कहा गया है, लेकिन ऐसे जो अवरोध होते हैं वो एब्सोल्यूट होने चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि पूर्ण अवरोध होने चाहिए। जैसे कि आपने अगर आप लोग जानते हो तो एक आर्बिट्रेशन भी होता है, मध्यस्थता। अगले साल ये नेक्स्ट ईयर आपके सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन का। लेकिन आर्बिट्रेशन के बारे में अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि आर्बिट्रेशन जो होता है जिसमें कि दोनों पक्षकार जो होते हैं वो ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपने मामले को जो है वो कोर्ट से नहीं सुलझाकर अपने मामलों को आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाएंगे, और दोनों पक्षकार मिलकर एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी किसी भी ऑड नंबर में हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वो दोनों व्यक्ति जो होते हैं एक तरह से पंच आता है। आर्बिट्रेटर मतलब माध्यस्थ सुनने के बाद में वो जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, जिसे कि पंचाट कहा जाता है, पंचाट को मानने के लिए जो है उस पंचायत के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती। तो आर्बिट्रेशन भी एक मेथड है विवादों को सुलझाने का, जिसमें कि ये है कि कोर्ट के बाहर, मतलब कोर्ट का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा उसमें। और तो अगर पक्षकार चाहे तो अपने मैटर को, जो भी उनके बीच का विवाद है, लेकिन हर तरह के विवाद भी आर्बिट्रेशन के थ्रू नहीं निपटाए जा सकते। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिन्हें कोर्ट से ही निपटाया जा सकता है, वो आप डिटेल में नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे। तो कुछ जो मामले जो सिविल तरह के मैटर्स हैं
उस तरह के मामले जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाए जा सकते हैं, या फिर आप लोक अदालत के द्वारा भी उसका सेटलमेंट हो सकता है, कॉन्सिलेशन के द्वारा। तो कई कोर्ट के अलावा भी कई तरह के और प्लेटफॉर्म भी है जहां पर कि मुकदमे को निपटाया जा सकता है। तो जहां पर पक्षकारों के बीच में अगर ये करार किया जाए कि हम अपना मैटर जो है, अपने बीच में विवाद जो है वो कोर्ट में ना निपटाकर हम मध्यस्थन के थ्रू निपटाएंगे, तो ऐसा अवरोध मान्य होगा, उससे इस सेक्शन 28 के अंतर्गत नहीं आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई रिसिप्ट लेते हैं, सपोज कि आपने ड्राई क्लीन पे कपड़े दिए हो तो ड्राई क्लीन की रिसिप्ट होती है, या कोई सामान खरीदते हैं, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो उसकी जो रिसिप्ट होते हैं, रसीद देते हैं, उसमें कई बार एक नीचे स्टार बना के लिखा होता है कि सभी विवादों का क्षेत्राधिकार उदयपुर न्यायालय रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? आपने कभी सोचा हो, दिमाग में आया हो? तो ये इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मुकदमा जो होता है वो हर न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपना मुकदमा किसी भी कोर्ट में डाल दें, पेश कर दें। हर कोर्ट का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, और उसी क्षेत्राधिकार के तहत वो मुकदमों की सुनवाई करता है। कई बार कोई मुकदमा एक से ज्यादा कोर्ट में भी चल सकता है, जैसे कि ए यहाँ उदयपुर में है, उसने बी जो अहमदाबाद में है वहां से कोई सामान मंगवाया, और जो है और वहां पर सी को भेजा। सी जो है, ए ने ऑर्डर प्लेस करा, बी एक कंपनी है जो अहमदाबाद में रहती है, और उसको ये कहा कि सी को जो सामान जो है, जो कि जयपुर में रहता है, उसको डिलीवर करना है। अब यहाँ पर यह है कि उदयपुर, अहमदाबाद और जयपुर तीनों जगह जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब अगर वो सामान जो है वो सही नहीं निकलता है, सी को जब डिलीवर होता है और पता चलता है कि सामान जो है वो टूटा हुआ है, तो ऐसे में मुकदमा जो है वो उदयपुर में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी हो सकता है और जयपुर में भी हो सकता है। ये जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स है, ये आप फाइनल ईयर में आपका एक जब सब्जेक्ट आएगा सीपीसी, सीआरपीसी, तब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो बाकी तो इसका मतलब, मेरा समझाने का मतलब यह है कि हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, कितने अमाउंट का केस है, कितने कितनी सजा का प्रावधान है, उस हिसाब से कौन से एरिया का है, उस हिसाब से हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग जगह है, और तीनों जगह जो है वो मुकदमा पेश किया जा सकता है। तो अब अगर ए जो है बी के साथ में करार करते समय, एग्रीमेंट जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस टाइम वो ये मेंशन कर सकता है कि अगर कोई मुकदमा होगा, कोई विवाद होगा, तो उस विवाद की सुनवाई सिर्फ उदयपुर के कोर्ट में ही होगी, इसके अलावा जो दूसरी अहमदाबाद या जयपुर के कोर्ट में नहीं होगी। तो ऐसा करार जो है वो पूर्ण अवरोध नहीं लगाता है, वो यही कहता है कि विवाद को कोर्ट में ले जाया नहीं जाएगा। वो ये कहता है, इस करार में ये मेंशन है कि कोई भी जो मुकदमा होगा उसकी सुनवाई सिर्फ 3 कोर्ट की जगह सिर्फ एक कोर्ट को ही अधिक रेस्टोरेंट है, और वो तो ये है कि पूर्ण अवरोध किसी अपने विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट में जाने का जो पूर्ण जाता है वो शून्य है। लेकिन आंशिक अवरोध, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, वहां पर सिर्फ एक न्यायालय को क्षेत्राधिकार तक सीमित करना, न्यायालय को सीमित करना, वो आंशिक अवरोध में आता है, और ऐसा अवरोध मान्य होगा। आपने देखना, कहीं भी आपको कोई रिसिप्ट वगैरह होती है तो आप नीचे लिखा होता है कि समस्त वादों का क्षेत्राधिकार उदयपुर रहेगा। तो उसका मतलब यह है कि अगर उदयपुर के अलावा भी किसी और जगह की कोर्ट में मुकदमा चल सकता है, तो लेकिन वहां ना चलाकर सिर्फ उदयपुर के न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार दिया गया है।
लेकिन क्षेत्राधिकार इस करार के द्वारा किसी ऐसी कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं दिया जा सकता है जिसे कि विधि के अनुसार अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, हम तो जो मुकदमा है ए और बी जो उदयपुर रहते हैं और उनके बीच में उदयपुर में ही कोई करार हुआ है और वहां पर वो ये अपने करार में ये मेंशन नहीं कर सकते कि जब भी हमारे बीच में मुकदमा होगा हम दिल्ली की कोर्ट में जाकर उसकी सुनवाई करेंगे। हर जो विधि के अनुसार जो क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं सीपीसी में और सीआरपीसी में, उसी के अनुसार ही क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्रदान है। कोई भी पक्षकार करार करके ना तो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन कोर्टों को क्षेत्राधिकार है विधि अनुसार, अगर एक से ज्यादा है तो पक्षकार ये कर सकते हैं कि उन एक से ज्यादा कोर्ट में से किसी एक कोर्ट को चुन सकते हैं कि हमारे बीच में जब मुकदमा होगा तो हम सिर्फ इस एक कोर्ट में जाएंगे, बाकी के दूसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये अवरोध जो है वो एक आंशिक अवरोध है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को कोर्ट जाने से रोका नहीं गया है, पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाने का अधिकार दिया है। तो ऐसा अवरोध जो है वो वैलिड माना जाएगा। दूसरी बात यह है, इस धारा में ये कही गई है कि लिमिटेशन को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। परिसीमा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि हर तरह के मुकदमे को न्यायालय में पेश करने के लिए एक निर्धारित अवधि होती है, एक ड्यूरेशन होती है, फिक्स ड्यूरेशन, जो कि लिमिटेशन एक्ट में मेंशन की गई है कि जिस तरह का मुकदमा होगा उसका उस फिक्स ड्यूरेशन में कोर्ट में पेश करना जरूरी है। अगर वो ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद में कोर्ट जो है उस मुकदमे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो जो केस है वो कैंसिल हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, उसमें हर तरह के मुकदमों की लिमिटेशन दी गई है। तो पक्षकार आपस में करार करके ये नहीं कर सकते हैं कि जहां जिस मुकदमे की सपोज की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई केस है और उसके लिए कोर्ट में जाना है और पक्षकार उसके लिए 3 साल की लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट जो है 3 साल की लिमिटेशन है कि जब भी किसी संविदा का भंग होगा तो पक्षकार उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए 3 साल की भंग हुआ है उस कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है उससे 3 साल की अवधि के अंतर्गत वो कोर्ट में जा सकता है और क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। तो ये जो 3 साल की अवधि है जो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उस लिमिटेशन को पक्षकार आपस में करार करके ना तो कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि 3 साल की जो अवधि होगी उसको हम 4 साल कर दें या 2 साल कर दें, क्योंकि ये सब जो है जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब चीजें होती है, जो विधि के अनुसार जो अधिकार दिए हैं क्षेत्राधिकार या जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब है एक्ट के द्वारा, उस प्रोविजंस को पक्षकार आपस में करार करके ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, उसे उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो इस तरह से ये सेक्शन ये भी कहता है कि किसी भी लिमिटेशन को ना तो कम करने की अनुमति है ना ही बढ़ाने की अनुमति है। लेकिन अगर पक्षकार ये कर सकते हैं कि यदि करार के निर्धारित समय के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती तो अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि पॉलिसी हो और इन पॉलिसी में ये एक कि यदि दावा किया गया है और जो क्लेम किया जाता है वो अस्वीकार कर दिया जाता है, इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा जो क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पॉलिसी में अगर कोई समय निर्धारित है, जैसे कि अगर पॉलिसी में यह है कि जैसे ही क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया जाए उसमें 1 साल के अंदर अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पॉलिसी में जो भी लाभ होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा अगर जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई प्रिस्क्राइब डेट है, वो डेट भी तब से जबकि क्लेम का रिजेक्शन होता है, तो ऐसे जो है ये शून्य नहीं होंगे, ये क्लॉज जो है वो वैलिड होगा, क्योंकि इसमें
अधिकार को समाप्त नहीं करा, एक अवधि निर्धारित करी है कि उस अवधि के अंतर्गत उस अधिकार को आपको मतलब प्राप्त करना है। तो इस तरह से ऐसे अवरोध जो है वो पार्शियल माने जाते हैं और वैलिड होते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन दिए गए हैं। इस दो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर दो व्यक्ति ये करार करते हैं, पहले से करार कर लेते हैं एग्रीमेंट शुरू से ही, कि उनके बीच में जब कभी भी कोई भी विवाद होगा, जब कभी भी मतलब बाद में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में वो उस विवाद को कोर्ट में ना ले जाकर आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाएंगे, मध्यस्थम के द्वारा वो विवाद जो है वो निपटाया जाएगा। और वो धनराशि, वो पंचाट, जो कि मध्यस्थम जो भी निर्णय देगा, उस निर्णय में जो धनराशि होगी वो ही वसूली की जा सकेगी, इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से मतलब ये है कि अगर पक्षकार अपने बीच में उत्पन्न होने वाले, भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को अगर मध्यस्थम के द्वारा निपटाने का करार करते हैं और मध्यस्थम के निर्णय को अपने ऊपर प्रभावी मानते हैं और ये कहा जाए कि उसके खिलाफ उसको मानना जरूरी होगा, तो ऐसे करार जो है वो वैलिड माने जाएंगे। और दूसरा ये है कि ऐसे विवाद जो उत्पन्न हो चुके हैं, मतलब जो अब ऑलरेडी उत्पन्न हो चुके हैं और उत्पन्न होने के बाद में अगर पक्षकार ये करार करते हैं कि उस विवाद को हम कोर्ट में के द्वारा ना सुलझाकर आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाते हैं, तो ऐसे जो करार है वो वैलिड होंगे। मतलब भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद, साथ ही जो विवाद जो कि उत्पन्न हो चुके हैं, उन दोनों को अगर वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करवाने का अगर एग्रीमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने उपचारों को अवरुद्ध नहीं किया है, उसको सिर्फ एक पार्शियल रेस्ट्रेंट लगाया कि हम कोर्ट के थ्रू नहीं निपटाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाएंगे और आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन हम मानेंगे। तो ऐसा जो ये जो है वो सेक्शन 28 का एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि विधिक कार्यवाहियों को अवरुद्ध करने का करार शून्य है, लेकिन ऐसा अवरोध जो होता है वो फुली होना चाहिए, मतलब फुली रेस्ट्रेंट होना चाहिए। पार्शियल रेस्ट्रेंट पर ये धारा जो है वो वैलिड मानती है। तो ये हमने एक तरह से एक और तरीका, एक और करार देखे हैं जो कि एक्सप्रेसली वॉइड है। नेक्स्ट जो है सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये कहता है कि अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स जिस वे एग्रीमेंट होते हैं जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या जिनमें निश्चित किया जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे अनसर्टेन इवेंट जो है वो शून्य होते हैं। कौन से अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि निश्चित अर्थ नहीं होता है जिसका, जैसे कि मान लो एक व्यापारी है और उसके पास में बहुत सारी तरह की, मतलब कोकोनट ऑयल भी है, मूंगफली का तेल भी है, सनफ्लावर भी है, बहुत सारे तरह के तेल भी है। तो वो एक तरह से होलसेल, मतलब वो एक ऑयल जो का बिजनेस करता है और डिफरेंट टाइप के ऑयल रखता है। अब अगर उससे बी ये कहता है कि मुझे 5 टिन तेल भेज देना। अब तेल भेज देना, लेकिन कौन सा तेल भेजना है? मूंगफली का भेजना है, सोयाबीन का भेजना है, सनफ्लावर का भेजना है या सरसों का भेजना है, ये नहीं कहा है। तो ये एक तरह से अनसर्टेन अनसर्टेनिटी है, मतलब उसका अर्थ पता नहीं चल रहा है कि क्या वास्तव में कौन से तेल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो करार होते हैं वो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स कहलाते हैं और वो
शून्य है। लेकिन जहां पर ये हो कि अगर वो ए जो है वो सिर्फ मूंगफली के तेल, ग्राउंडनट ऑयल का ही बिजनेस करता है, उसी का वो होलसेलर है और उसके पास सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल ही है, इसके अलावा और कोई ऑयल वो नहीं रखता। और अगर उससे उससे ये कहा जाता है कि मुझे 5 दिन जो है वो तेल भेजना और उसकी कीमत जो है जो भी डिसाइड वो करते हैं, तो ऐसे में 5 दिन ऑयल का मतलब सिर्फ मूंगफली के तेल ही होगा, क्योंकि ए के पास इसके अलावा कोई और तेल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उस ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है कि 5 दिन ऑयल, लेकिन 5 दिन ऑयल को हम अर्थ निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ए जब मूंगफली के तेल का ही बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बात सिर्फ मूंगफली के तेल की, मतलब ग्राउंडनट ऑयल की ही करी है और किसी तेल के बारे में नहीं कहा है। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा तेल का बिजनेस कर रहा है और वहां अगर ये कहा जाए कि 5 दिन ऑयल, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि कौन से ऑयल के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर कि अर्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता या कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जहां अर्थ निश्चित नहीं हो लेकिन उसको निश्चित किया जा सकता हो, जिससे कि सरकमस्टेंसेस देखकर या परिस्थितियों से अनुमान लगाकर उसका अर्थ निश्चित किया जा सकता हो, वहां पर वो निश्चित करार कहे जाएंगे और वो वैलिड होंगे। लेकिन जहां पर अर्थ निश्चित नहीं हो, ये पता नहीं चल सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि ए ये कहता है कि बी से कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? और बी कहता है कि ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुम कितने रुपए में बेचोगे? तो ए कहता है कि मैं या तो 5 लाख में बेचूंगा या 7 लाख में। अब 5 लाख या 7 लाख, तो इसके बारे में कुछ निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि वो 5 में बेचना चाहता है या 7 में बेचना चाहता है। तो ये अनसर्टेनिटी है, इस कारण से ये करार जो है ये शून्य है। तो ऐसे करार जो कि अनसर्टेन है, जिनका कि अर्थ निश्चित ना है या ना किया जा सके, वो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत शून्य माने जाते हैं। इस तरह से आज हमने ये 2 एग्रीमेंट्स देखे हैं जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। जो हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं कि नॉट बार्ड बाय एनी लॉ, तो ऐसे करार जो कि अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना हो, ऐसे करार जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कहला सकते हैं। उनका लॉ के द्वारा प्रवर्तन हो सकता है। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से करार जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसमें हमने 4 तरह के पढ़ लिए हैं: रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑन lawful business, restraint on legal proceedings and uncertain agreement. कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट, बातचीत के करार। आप लोग पढ़िए, अपनी बुक्स देखिए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे फिर। और कोई भी प्रॉब्लम हो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज फोन पे बात कर लीजिए, डिस्कस करेंगे। तो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।